हेलो गाइस, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 साइंस का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो चैप्टर है, इसके अंदर सबसे पहले हम जितने भी थ्योरेटिकल टर्म्स हैं उनको समझेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इस चैप्टर के अंदर आता है वो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो किसी भी एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं चार्ज। किसी भी एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं चार्ज। चार्ज को जो है हम क्यू सिंबल से डिनोट करते हैं। चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसे हम प्लस क्यू सिंबल से डिनोट करते हैं और जो नेगेटिव चार्ज है उसे हम माइनस क्यू सिंबल से डिनोट करते हैं। अब जो एसआई यूनिट होती है चार्ज की वो होती है कूलम्ब। एसआई यूनिट होती है चार्ज की कूलम्ब, जिसे हम सी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिनोट करते हैं। 1 कूलम चार्ज की जो वैल्यू होती है, यानी कि 1 कूलम चार्ज के अंदर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 1 कूलम चार्ज के अंदर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। चार्ज एक एटम का फंडामेंटल पार्टिकल होता है। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा यूनिट होती है चार्ज की कूलम, और 1 कूलम चार्ज में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसे हम आई सिंबल से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि किस स्पीड से एक चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। कि किस स्पीड से जो चार्ज है वो फ्लो हो रहा है उसे करंट बोलते हैं। और जो करंट होता है उसकी वैल्यू हो जाती है चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में एक चार्ज जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहा है और उसकी स्पीड क्या है, रेट क्या है उसका, तो उसे बोलते हैं हम करंट। जो एसआई यूनिट होती है करंट की, एसआई यूनिट करंट की वो होती है एम्पियर्स, यानी कि हम एम्पियर्स में जो है करंट को मेजर करते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं ए सिंबल से। करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर्स और इसे हम ए सिंबल से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 एम्पियर्स ऑफ करंट की वैल्यू कितनी होती है। 1 एम्पियर्स ऑफ करंट, तो 1 एम्पियर ऑफ करंट की वैल्यू होती है 1 कूलम चार्ज पर 1 सेकेंड। ये 1 एम्पियर की वैल्यू होती है कि 1 कूलम चार्ज पर 1 सेकेंड, ये होती है एम्पियर की वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं अमीटर के बारे में। अमीटर अमीटर अब ये अमीटर क्या है? अमीटर जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। डिवाइस जिससे हम करंट को मेजर करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। एमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं। एमीटर का सिंबल ये होता है, जहाँ पर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स अटैच्ड होते हैं, ये एमीटर का सिंबल होता है। और अमीटर जो है हमेशा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है। अब ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या है ये मैं आपको वीडियो के आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी आपको इतना समझ लेना है कि एमीटर एक डिवाइस होता है जो कि करंट को मेजर करता है और उसका सिंबल ये होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, फोर्थ पॉइंट है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपली मीनिंग होता है कि जो भी वर्क किया जाता है किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, यानी कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, टू मूव अ यूनिट चार्ज move a unit charge from one point to another. इसको हम ऐसे इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं कि एक पॉइंट ए है यहाँ पर और एक पॉइंट बी है। तो यहाँ पर एक चार्ज क्यू है, तो इस क्यू चार्ज को कितना वर्क लगेगा इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक जाने में, तो उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम वी से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और एसआई यूनिट जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वो होती है वोल्ट, जिसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गई पोटेंशियल डिफरेंस। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 वोल्ट की वैल्यू क्या होती है। तो 1 वोल्ट की वैल्यू होती है 1 जूल ऑफ एनर्जी पर कूलम चार्ज। 1 वोल्ट 1 जूल पर 1 कूलम, ये होती है 1 वोल्ट की वैल्यू। इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर होता है वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि किसी भी मटेरियल का या फिर किसी भी कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। इसका सिंबल होता है वोल्ट मीटर का वी, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स अटैच्ड होते हैं। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो वोल्ट मीटर होता है ये हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होती है ये हम वीडियो के एंड में समझेंगे। बस आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि जो वोल्ट मीटर है उसको मेजर करने के लिए, वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है और इसका सिंबल ये होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो कि है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओम्स लॉ जिस पर ये एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ का मतलब सिंपली होता है कि दो एक कंडक्टर के दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि अगर मैंने समझ लिया कि एक कंडक्टर है और उसका एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि जो वी है, ये जो वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द करंट। ये वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द करंट जो कि इस पूरे कंडक्टर के अंदर पास हो रहा है, प्रोवाइडेड कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। ओम्स लॉ ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अभी जो वी इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का मतलब क्या होता है इसे हम ग्राफ से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्राफ है, ओम्स लॉ का वी आई ग्राफ है। ये हमारा करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, और ये हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है पोटेंशियल डिफरेंस वी को। ओम्स लॉ का ग्राफ कहता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व देगा। स्ट्रेट लाइन कर्व का मतलब क्या है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं करंट को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसकी वैल्यू हो जाएगी वी की, वी बराबर आई आर बाय ओम्स लॉ, क्योंकि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। जैसे जैसे मैं करंट को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा उस कंडक्टर का। और वी बराबर आई आर जो है वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका, ओम्स लॉ का। तो ये हमें याद रखना है कि वी बराबर आई आर, जिसमें वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, आई क्या है करंट है, और आर क्या है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस आखिर होती क्या है।
रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है होती है जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और उस फ्लो ऑफ चार्ज को जो प्रॉपर्टी अपोज करेगी उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, टू रेजिस्ट the flow of charges through it। तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो कि फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है, एक मेटेलिक कंडक्टर ले लिया हमने। सपोज ये एक मेटेलिक कंडक्टर है, इसके अंदर चार्जेस जो हैं वो फ्लो हो रहे हैं, क्यों 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 चार्जेस हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइन दे आर हैविंग। इस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर चार्जेस प्रेजेंट हैं और वो फ्लो कर रहे हैं। तो इन चार्जेस को जो प्रॉपर्टी अपोज कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में और ये जो प्रॉपर्टी लग रही है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि इन चार्जेस को जो प्रॉपर्टी अपोज कर रही है उसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस आर। और जो रेजिस्टेंस होती है आर, उसकी एसआई यूनिट होती है ओम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ये ओम सिंबल होता है थ्रू आउट द चैप्टर। ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, वो होती है ओम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले सिंबल से। नेक्स्ट टॉपिक है कि एग्ज़ाम में पूछते हैं कि 1 ओम की वैल्यू क्या होती है। 1 ओम, तो हमने पढ़ा है कि ओम्स लॉ से V बराबर आई आर का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। ओम्स लॉ से हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, V बराबर आई आर। तो यहाँ पर 1 ओम क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो हमें रेजिस्टेंस पता करनी है। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूले से V बाई आई कर दें तो ये R आ गया रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 1 ओम लिख दूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 वोल्ट पर एम्पियर ऑफ करंट। 1 वोल्ट पर एम्पियर ऑफ करंट, ये 1 ओम की वैल्यू हो गई। ऐसे हम डिराइव कर सकते हैं इसको, 1 ओम को। अब नेक्स्ट जो है वो है रियोस्टैट। या फिर इसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टैट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टैट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। फॉर एग्जांपल आपने हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर भी इसको यूज़ करते हुए देखा होगा। जो हमारे फैंस के अंदर रेगुलेटर कनेक्टेड होता है, उससे हम करंट को रेगुलेट कर जो फ़ैन है उसकी स्पीड को ऑल्टर कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। वो डिवाइस जो है वो रियोस्टैट होता है। ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिससे हम करंट को रेगुलेट करते हैं विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। यानी कि कंपोनेंट या फिर डिवाइस टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। component to regulate current without changing the source of voltage. Sorry for the handwriting. Source of voltage। और ये जो रियोस्टैट होता है इसका जो सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है। ये सिंपल एक रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, इसको रेजिस्टेंस का सिंबल बोलते हैं। इसी के अंदर अगर हम एक एरो लगा दें ऐसे करके तो ये बन गया रियोस्टैट का सिंबल। ये क्या है, रियोस्टैट का सिंबल है। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पर लिखेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस अफेक्ट होती है किसी भी यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर की। रेजिस्टेंस जो है यानी कि जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, उस वो प्रॉपर्टी जो है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जो पहली जिस पर वो डिपेंड करती है कि जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी कंडक्टर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड है रेजिस्टेंस किसी भी मेटेलिक कंडक्टर की डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का जो एरिया होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस। और थर्ड है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस कंडक्टर के या फिर उस कंडक्टर के टेम्परेचर पे। अब इन तीनों बातों का क्या मतलब है? इन तीनों बातों का ये मतलब है कि अगर किसी मेटलिक कंडक्टर की अगर मैं लेंथ को इंक्रीज़ कर देता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर मैं किसी भी कंडक्टर के एरिया को बढ़ा देता हूँ तो उसकी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर मैं किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इस तीनों बातों का यही मतलब है। और चौथा ये होता है, चौथा फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है, चौथा फैक्टर होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर। किस तरीक़ा का मटेरियल हमारे पास है कंडक्टर के अंदर, उससे भी रेजिस्टेंस जो है वो अफेक्ट होती है। इन तीनों बातों का मतलब आप समझ गए कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। अगर मैं कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के। अगर मैं कंडक्टर का एरिया बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर मैं कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये जो रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं रो, या फिर हम इसे इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं रो। रो को रेजिस्टिविटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, प्रॉपर्टी डेट अपोजेस, ये सिमिलर प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस के, अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि रेजिस्टिविटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जो कि करंट को अपोज करती है, करंट के फ्लो को अपोज करती है, उसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसको हम रो भी बोलते हैं और इसका सिंबल ये होता है जो ऊपर मैंने आपको दिखाया। ये फ्लो ऑफ करंट को अपोज करती है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या थी? ओम थी, लेकिन इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। रिमेंबर, ओम मीटर, इसकी ये एसआई यूनिट होती है जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओम मीटर। दो तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम रो भी बोलते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इसके डेरिवेशन के बारे में। हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बराबर है रो यानी कि रेजिस्टिविटी इंटू में एल बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आ गया कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ये इसका न्यूमेरिकल फार्मूला था और ये जो फार्मूला है ये कई सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यूज़ होगा, इसलिए मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया है। वेट अ सेकेंड। हाँ, अब जो है हम बात कर लेते हैं
मेटल्स और एलॉय की। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलॉय क्या होता है। एलॉय जो है वो एक मिक्सचर होता है किसका, किसी भी एलिमेंट का, यानी कि मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर कह सकते हैं हम। मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल, मेटल एंड मेटल का मिक्सचर, या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर, मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सचर को हम एलॉय कह सकते हैं। एलॉय का एग्जांपल ले सकते हैं हम कि ब्रास, ब्रास जो है वो एलॉय होता है कॉपर और जिंक का, ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है। तो ब्रास जो है एलॉय होता है किसका, कॉपर और जिंक का। अब क्वेश्चन ये जो एग्ज़ाम में आता है वो ये नहीं आता कि एलॉय क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि वाई एलॉयज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। क्वेश्चन क्या है, वाई एलॉयज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। एलॉयज जो है उन्हें इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जो एलॉयज़ होते हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एलॉयज़ जो हैं वो हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होते, यानी कि एलॉयज़ डू नॉट ऑक्सीडाइज, एलॉयज़ डू नॉट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब सिंपली होता है कि बर्न नहीं होते, बर्न, डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर्स, यानी कि जो एलॉयज़ होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होते, यानी कि बर्न नहीं होते, इसलिए एलॉयज़ को इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, जो कि आपके हाउस होल्ड में भी यूज़ किए जाते होंगे, इसलिए वहाँ पर एलॉयज़ का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो रेडिली एट हाई टेम्परेचर बर्न नहीं होते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर, तो इलेक्ट्रिक वायर का मतलब है कि एलिमेंट्स जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, करा जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, रेजिस्टिविटी इनकी बहुत लो होती है, इसलिए इन्हें ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। रेजिस्टिविटी कम होगी तो फ्लो ऑफ चार्जेस को ये कम अपोज करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट उस इलेक्ट्रिक वायर में फ़्लो करता रहेगा, इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है एज एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है वो जनरली दो टाइप की होती हैं, एक होती है हमारी सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सीरीज़, और एक होती है हमारी पैरेलल, पैरेलल रेजिस्टेंस। पहले बात कर लेते हैं सीरीज़ रेजिस्टेंस के बारे में। सीरीज़ रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स जो हैं एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, जब टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, जब दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसे सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने ये एक सर्किट ले लिया, यहाँ पर एक एमीटर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर ये जो है एक बैटरी कनेक्टेड है, ये बैटरी कनेक्टेड है, ये यहाँ पर एक की कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये जो है एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये एंड टू एंड रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये R1 R2 और R3, ये एक रफ डायग्राम है। तो यहाँ पर जो सीरीज़, यानी कि यहाँ पर एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 जो है वो एंड टू एंड कनेक्ट है, तो ये रेजिस्टेंस है किसकी, सीरीज़ कॉम्बिनेशन की। और ये एमीटर कनेक्ट है, ये की कनेक्ट है, और इसके थ्रू, इस पूरे सर्किट के थ्रू करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, इस पूरे सर्किट के अंदर जो करंट है वो फ्लो कर रहा है।
सिंपली यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो यही जो है वो आपकी सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है उसका फॉर्मूला होता है आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। RS R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। इतने इसमें हम कई सारे रजिस्टर्स को लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वी कैन कनेक्ट एज मैनी रजिस्टर्स इन अ सर्किट। We can connect as many resistors in an electric circuit. RS R1 plus R2 plus R3 and so on. This is the formula for series combination. अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो रेजिस्टेंस होती है। अब एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जो कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होती है, लेट अस सी। यस, वन थिंग टू रिमेंबर अबाउट सीरीज़ कॉम्बिनेशन इज़, जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है उसके अंदर थ्रू आउट द सर्किट एक बात नोट करने वाली है सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए, कि थ्रू आउट द सर्किट हर रजिस्टर के अंदर, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम रहता है। करंट इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स। करंट इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर के अंदर करंट जो है वो सेम रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी पैरेलल कॉम्बिनेशन की। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर करंट सेम नहीं रहता थ्रू आउट एवरी रजिस्टर। इसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज थ्रू ईच रजिस्टर, वोल्टेज थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर्स के थ्रू करंट सेम रहता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज सेम रहती है। इसका स्कीमेटिक डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसका स्कीमेटिक डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है उसके अंदर कैसा होता है डायग्राम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा सर्किट है, ये हमारी रेजिस्टेंस है, ये हमने इसको यहाँ पर लिया है और यहाँ पर जो है बैटरी कनेक्टेड है। ये बैटरी कनेक्टेड है, ये हमारी की है और यहाँ पर करंट जो है वो सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब यहाँ पर जो है एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, यहाँ पर एक पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ये एक रफ डायग्राम है ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस की। जो रेजिस्टेंस है वो तीनों रजिस्टर्स पैरेलल कनेक्ट हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। और ये जो फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अभी मैं दिखाऊंगा आपको ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुए हैं। वी विल ऑल्सो डू द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। तो ये तो हमारी हो गई बात पैरेलल रेजिस्टेंस की। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज सेम रहता है। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस इन सीरीज़ और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या डिफरेंस है। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड टू एंड कनेक्ट होती है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होती है।
रेजिस्टेंस इन पैरेलल दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होती है, लेकिन रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड टू एंड कनेक्ट होती है। सेकंड पॉइंट है, इसका फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका फॉर्मूला 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। थर्ड पॉइंट, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ के अंदर अगर मैंने एक रजिस्टर को बंद कर दिया, अगर मान लो मैंने ये रजिस्टर है, इसको मैंने कर दिया बंद, जो बाकी के जो रजिस्टर्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन एंड टू एंड कनेक्टेड है। ऑल रजिस्टर्स विल बी क्लोज्ड। अगर मैंने एक रजिस्टर को बंद कर दिया तो सारे रजिस्टर अपने आप बंद हो जाएंगे, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है कि अगर मैंने एक रजिस्टर को सपोज बंद कर दिया तो अदर्स रिमेन अनअफेक्टेड, अदर्स रिमेन अनअफेक्टेड। जो बाकी के रजिस्टर्स होंगे वो, उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर मैंने एक रजिस्टर को बंद कर दिया तो दूसरा रजिस्टर अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब इनके यूजेस देख लेते हैं। जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है वो किस में यूज़ करी जाती है? अमीटर के अंदर यूज़ करी जाती है। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जितने भी आपके हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उस जिनके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, यानी कि वेरिएबल करंट फ्लो करता है, उनके अंदर रेजिस्टेंस इन पैरेलल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल हाउस होल्ड अप्लायंसेज, ऑल हाउस होल्ड अप्लायंसेज, इन सब के अंदर जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का करंट दौड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एग्ज़ाम में एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस, या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका क्या फ़ायदा होता है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने पढ़ा कि जो सीरीज सर्किट है उसके अंदर जो करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है, जो कि एक बेनिफिशियल बात नहीं है। अगर हर रेजिस्टेंस के अंदर करंट सेम रहेगा तो कई ऐसी अप्लायंसेज होती हैं जिनकी करंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चीज़ जो है वो सीरीज़ में नहीं सेटिस्फाई करी जा सकती। पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट करंट होता है, लेकिन सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सेम करंट होता है। तो अलग अलग अप्लायंसेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है करंट की, इसीलिए जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफर किया जाता है। और दूसरा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर एक कंपोनेंट टूट जाता है तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक सर्किट टूटता है तो दूसरे रजिस्टर्स पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को सीरीज़ कॉम्बिनेशन के ऊपर प्रेफर किया जाता है। सीरीज़ में करंट सेम रहता है, आई सेम रहता है, सीरीज़ में करंट सेम रहता है। और अगर एक कंपोनेंट टूट जाए, वन कंपोनेंट फेल्स तो पूरा सर्किट जो है टूट जाता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता, इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफर किया जाता है ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल इज प्रेफर्ड। दो रीज़न से, पहला रीज़न आपको समझ में आ गया कि अगर एक सर्किट या एक कंपोनेंट टूट जाए तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है सीरीज़ में, लेकिन और
दूसरा, अलग अलग अप्लायंसेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है करंट की, जो कि सेटिस्फाई नहीं की जाती सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, इसलिए जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफर करा जाता है ओवर सीरीज़ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है आपका आर एस। ये जो फॉर्मूला है हमारा R1 + R2 + R3, इसको डिराइव करेंगे R2 + R3। तो हमें पता है कि V बराबर IR होता है ओम्स लॉ से। अगर मैं V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR3 फॉर 2 रजिस्टर्स और V3 बराबर IR3 कर दूँ 3 रजिस्टर्स के लिए, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ द सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन। तो क्या होगा, लेट अस सी। पहला जो इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं 1 2 एंड 3, विच इज़ V1 + V2 + V3 बराबर IR1 + IR2 + IR3। यहाँ पर जो है इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले चलते हैं। वेट अ सेकेंड। V1 + V2 + V3 = IR1 + IR2 + IR3। इसको मैंने V ले लिया पूरा कॉम्बिनेशन में, I को मैंने कॉमन ले लिया R1 + R2 + R3। अब जो V है उसे हमने पढ़ा था फॉर्मूला IR होता है, I को कॉमन लिया R1 + R2 + R3। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से इसको डिराइव कर सकते हैं। R1 + R2 एंड R3, ये डिराइव हो गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट चलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन के लिए। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन है वो भी ऐसी ही है और काफ़ी इजी है। हमने पढ़ा था V बराबर IR ओम्स लॉ से। अगर मैं V/R कर दूं और उसको करंट लिख दूं ओम्स लॉ से, और 3 अलग अलग करंट की वो बना लूं इक्वेशंस, I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। तो ये मैंने 3 इक्वेशंस बना ली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब तीनों को ऐड कर दो। वेट अ सेकंड, लेट मी ऐड 1 + 2 एंड +3। तो इसका क्या आएगा, I1 + I2 + I3 = वेट अ सेकंड, V/R1 + V/R2 + V/R3। तो यहाँ पर I करंट आ गया। अब यहाँ पर जो है मैं V को कॉमन ले सकता हूँ 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये हमारा आया। अब I को मैं लिख सकता हूँ V/R फॉर्मूले से 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा V से V। 1/RP पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया 1/R2 + 1/R3, ये हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव हो गया। देख सकते हैं आप ऊपर मैंने क्या करा, पहले ओम्स लॉ से मैंने I बराबर V/R ले लिया, इसकी करंट की 3 इक्वेशन बनाई, इन तीनों को ऐड कर दिया और इस फॉर्म में ऐड कर लिख दिया V/R1 + V/R2 + V/R3। इधर से मैंने V को कॉमन ले लिया, इधर से I का फॉर्मूला V/R लगा, यहाँ से V कैंसिल हो गया और हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो ये जो डेरिवेशन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछी भी जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का जनरली मतलब होता है
कि जब हम किसी भी डिवाइस को यूज़ करते हैं उसके अंदर कुछ ऐसी पावर होती है अगर हम सर्किट को देखें, अगर सर्किट जो है वो रेजिस्टिव है, रेजिस्टिव का मतलब है वो चार्जेस के फ्लो को अपोज कर रहा है। तो और जो सर्किट है वो एक बैटरी से भी कनेक्ट है। आपने देखा होगा जो हम मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं उसके अंदर जो है कुछ बैटरी जो है उसका एनर्जी का लॉस होता है। जो एनर्जी का लॉस होता है हीट के फॉर्म में, उसको बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़्यादा समझ में आएगा आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इससे आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। तो समझ लेते हैं कि ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आखिर है क्या। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। पहला बात है कि हीट जो प्रोड्यूस होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ करंट। सेकंड है हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। और थर्ड है कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ करंट, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, और हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। इससे हमारी एक इक्वेशन बनती है करंट की, हीट की, जो होती है हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये इसका फॉर्मूला हो गया हीट का। अब इन तीनों चीज़ों का मैं आपको एब्रीविएशन समझा देता हूँ क्या होता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर करंट को इंक्रीज़ किया तो हीट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ किया तो हीट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, अगर मैंने टाइम को बढ़ाया तो हीट भी बढ़ जाएगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फेनोमेना समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो उसकी जो फिलामेंट होती है वो बनी हुई होती है एक मटेरियल से जिसे बोलते हैं टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल होता है W। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसकी जो फिलामेंट होती है जिससे वो ग्लो करता है वो बनी हुई होती है एक मटेरियल से जिसका नाम होता है टंगस्टन, इसका सिंबल होता है W। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि फिलामेंट जो है इलेक्ट्रिक बल्ब की वो टंगस्टन से क्यों बनी हुई होती है। वो इसलिए बनी हुई होती है क्योंकि पहला पॉइंट है क्योंकि जो टंगस्टन होता है वो हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होता या फिर बर्न नहीं होता। डू नॉट ऑक्सीडाइज, डू नॉट ऑक्सीडाइज या फिर बर्न एट हाई टेम्परेचर। ऑक्सीडाइज और बर्न एट हाई टेम्परेचर, बर्न एट हाई टेम्परेचर। तो यानी कि जो टंगस्टन होती है वो ऑक्सीडाइज नहीं होती या फिर बर्न नहीं होती हाई टेम्परेचर पर। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो टंगस्टन का बहुत हाई होता है। ये होता है आपका 3380 डिग्री सेल्सियस का इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि इस पॉइंट पर आकर टंगस्टन जो है वो मेल्ट होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है, इसलिए जो है टंगस्टन को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। तीसरा पॉइंट है इसके बारे में कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके वो केमिकली इनएक्टिव गैसेज जैसे कि नाइट्रोजन, केमिकली इनएक्टिव गैसेज जैसे कि नाइट्रोजन और आर्गन के साथ फिल किया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन या फिर आर्गन, नाइट्रोजन या फिर आर्गन, इनसे फिल किया जाता है केमिकली इनएक्टिव गैसेस से, ताकि जो लाइफ है बल्ब की, बल्ब के फिलामेंट की, वो प्रोलॉन्ग रहे। यानी कि लंबी लाइफ मिले किसको? बल्ब के फिलामेंट को, जिससे वो ज़्यादा समय तक ग्लो कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाता है। किससे? शॉर्ट सर्किट से या फिर ओवरलोडिंग से। शॉर्ट सर्किट से या फिर ओवरलोडिंग से।
तो फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि हमारे अप्लायंसेस को बचाता है शॉर्ट सर्किट से या ओवरलोडिंग से। फ्यूज़ जो है वो बना हुआ होता है प्योर टिन या फिर कॉपर और टिन के अलॉय से, मेड ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन। सेकंड पॉइंट है कि जो फ्यूज़ होता है वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड इन सीरीज़, कनेक्टेड इन सीरीज़, ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। थर्ड पॉइंट है फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, फ्यूज़ हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है कि वह रेट जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है कंज्यूम होती है या फिर रिलीज होती है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, यानी कि रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज consumed or dissipated, यानी कि डिसिपेटेड का मतलब होता है रिलीज्ड, डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि एक इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है कि किस गति से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हमारे अप्लायंस के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कंज्यूम हो रही है या फिर रिलीज़ हो रही है, उसको इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है VI, और पावर का फॉर्मूला होता है I²R, और पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। ये तीन फॉर्मूले होते हैं पावर के, जहाँ पर V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, R रेजिस्टेंस होता है, I करंट होता है। और पावर जो होती है उसकी SI यूनिट होती है, आई होप ये तो आप सबको पता ही होगा, SI यूनिट होती है पावर की वॉट, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो एग्ज़ाम पूछता है कि 1 वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, तो 1 वोल्ट की वैल्यू होती है 1 वोल्ट इंटू में 1 एम्पियर। 1 वॉट की वैल्यू होती है 1 वोल्ट इंटू में 1 एम्पियर, क्योंकि पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी VI, तो इससे जो है हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू में 1 एम्पियर। नेक्स्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर की पावर की क्या कमर्शियल यूनिट होती है, किससे हम पावर को जो है मेजर करते हैं। तो आपने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देखे होंगे उसके अंदर जो पावर है उसमें जो पावर कंजप्शन है उसे किलोवाट आवर के अंदर मेजर किया जाता है, या फिर उसे यूनिट भी कहते हैं, कितनी यूनिट जो है हमारी पावर सप्लाई है, पावर आई है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर। तो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू 1 यूनिट होती है, यानी कि एक यूनिट जो है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। और 1 किलोवाट आवर की वैल्यू 1 किलोवाट आवर की वैल्यू यानी कि 1 किलोवाट आवर के अंदर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स ऑफ एनर्जी होती है। 1 किलोवाट आवर के अंदर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स ऑफ एनर्जी होती है। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स ऑफ एनर्जी कंजप्शन होती है 1 किलोवाट आवर के अंदर। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। तो पहली एप्लीकेशन है जो हम घरों में इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर,
या फिर ओवन या केटल जिसे हम पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सारी जो अप्लायंसेस है जो कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करती हैं। सेकंड, इलेक्ट्रिकल यानी कि हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट में ये जो फेनोमेना है वो हमारे बल्ब में भी यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब की जो फिलामेंट होती है वो इसी फेनोमेना से ग्लो होती है, हीटिंग इफ़ेक्ट से, करंट के हीटिंग इफ़ेक्ट से। इलेक्ट्रिक बल्ब की जो फिलामेंट होती है वो हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट से ही ग्लो करती है। और इसका लास्ट जो इसका एप्लीकेशन है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के अंदर, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के अंदर, जो कि हमने पढ़ा एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हमारे अप्लायंसेस को शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोडिंग से बचाता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, और हमारा ये इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ओवन, केटल। अब लास्ट के अंदर इस चैप्टर में हम सारे फार्मूलाज को एक बार लिस्ट डाउन कर देते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। सेकंड फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। थर्ड फार्मूला है वी इज इक्वल टू आई आर बाय ओम्स लॉ। फोर्थ है रेजिस्टेंस इज रो इंटू एल बाय ए। फिफ्थ फार्मूला है आर एस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 प्लस R3। सिक्स्थ है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। सेवन्थ है पावर इज इक्वल टू VI। एट्थ पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज पर यूनिट टाइम। नाइन्थ इज heat is equal to I square RT by Joule's law of heating. 10th is power is equal to I square R, जहाँ पर I करंट है, R रेजिस्टेंस है, P पावर है। और 11th फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो ये जो है पूरा चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी का, क्लास 10th साइंस का। जो फॉर्मूलेज हैं आप नोट कर सकते हो इसके अंदर से। तो होप सो गाइज यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको इस चैप्टर की न्यूमेरिकल सीरीज़ चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल सीरीज़ लेकर आऊँगा बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।